भारतीय राजनीति में आजादी के बाद से ही संभवतः कुछ ऐसी स्थितियां रहीं जिसमें विचारधारा का महत्व रहा, संघर्ष और खास तौर से आंदोलन का जिक्र होते रहा। और इस देश ने ऐसे बहुतेरे नेताओं को दिया इस देश के जरिए कि कहीं समझें, और वही सरोकार की राजनीति थी और उसी के जरिए नेता आगे बढ़ते चले गए। लेकिन 2014 एक ऐसे मुकाम पर आकर टिका है जहां पर विचारधारा, जहां पे संघर्ष, आंदोलन, ये सारे शब्द झटके में कहीं खो गए से लगते हैं। तो हम दरअसल इस सेशन में जो चर्चा करेंगे, और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, सभी विचारधारा और आंदोलन और संघर्ष से निकले हुए तपे तपाए नेता हैं। हम बुलाना चाहेंगे मंच पे शरद यादव जी, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता, लालू प्रसाद यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता। लालू जी आप भी आए मंच पे। और सीताराम येचुरी जी, वामपंथी नेता, पॉलिट ब्यूरो के सीपीएम के वरिष्ठ सदस्य हैं। सीताराम येचुरी जी बस वो आ ही गए हैं। और सीताराम येचुरी जी सीधे मंच पे ही आ जाएं। और एजेंडा आज तक दरअसल पिरो रहा है उन तमाम मुद्दों को लेकर जो मुद्दे लोगों के जहन में रहते हैं। और संयोग से लालू जी, शरद जी और सीताराम येचुरी जी इससे ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद थे। और संयोग से उन्होंने एक सवाल एक ऐसा उठा दिया, हमें लगता है उस सवाल से ही इस सभा की हम शुरुआत करेंगे। पार्लियामेंट के भीतर भी मुद्दा धर्मांतरण का है, यहाँ पर भी वो मुद्दा आया, लेकिन उन्होंने बहुत साफ तौर पे कहा कि धर्मांतरण पे रोक इस देश में लग जानी चाहिए और दूसरे राजनीतिक दल के नेता जो आएंगे उनसे पुण्य प्रसून वाजपेयी ये सवाल पूछेंगे नहीं और वो जवाब देंगे नहीं। तो शरद जी आपके बगल में माइक है, हम आपसे शुरू करते हैं। उस तरफ देखिए, आपके माइक भी ले लें आप। और जी, तो सवाल यही है, और ये सवाल संभवतः बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही है कि धर्मांतरण पे रोक लग जानी चाहिए और तमाम दलों की सहमति हो जानी चाहिए। ये अजीब पार्टी ऐसे चालाकी और अद्भुत तरीके से तर्क करते हैं। ये दुनिया में मोनार्की थी, राजा रानी नवाब थे, तब भी धर्म की आजादी पर कभी बंधन नहीं लगा। असली ये कोई धर्म के लिए दिल से किसी को बदलने का काम नहीं कर रहे हैं। ये तो कंगाल और गरीब जो बहुत नीचे पड़े हुए बेचारे लोग हैं, उन लोगों को किसी तरह लालच देकर रिश्वत करके फोटो खिंचाएंगे और एक तरफ बोलेंगे धर्म का है ना, बोले आओ। तो यदि ये आ गया तो फिर इनको दंगे करने के लिए काफी गुंजाइश हो जाएगी। यदि ये आ जाए तो संविधान का बेसिक फीचर है ये, आदमी की आजादी है ये, वो किस पार्टी में रहना चाहता, किस धर्म में जाना चाहता, ये तो उसका फ्रीडम है उसको। और ये अजीब, दुनिया में ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो ये कह रहे हो कि धर्म परिवर्तन पे कानून लाते हैं। हम अपने सब पाप के लिए अलग करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ये बात तो ठीक है नहीं। लालू जी ये माइक आप ले लें, माइक ले लीजिए। संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, ये उसका निजी और अपनी आस्था का मसला है। फिर ये सवाल क्यों बीजेपी, चूंकि इस दौर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे संसद में मौजूद है, ये सवाल क्यों उठाया जाता है? थोड़ा लेट हम आए, मालूम हुआ कि अमित शाह जी जिनका इतिहास है, जिनको दुनिया जानती है, दुनिया जाने या न जाने, गुजरात के लोग जानते हैं, भारत के लोग, तो 7 चूहा खा के बिल्ली चली हज करते हैं। तो जैसा आपने कहा कि वो समर्थन लेना चाहते हैं कि सब दल के लोग तय कर दें कि धर्म परिवर्तन नहीं हो इस मुल्क में। ऐसा जब ये विवश और लाचार होते हैं
तो यदा कदा इस तरह की बातें लोग कहा करते हैं। सारा दुनिया जानता है और विगत दिनों का इनका इतिहास रहा है। ऐसे संगठन में ये लोग हैं और पार्टी में कि चर्च जलाए गए देश में, खास करके उनके उस इलाके में भी चर्च मस्जिद जलाए गए, पादरियों को मारा गया, बजरंग दल का स्वरूप देके सेठों को बजरंग दल हनुमान जी का पोंछ बना के खदेड़ खदेड़ के आग लगा के पीटा गया। काफी हम लोग गए, मैं गया था बहुत सारा इलाका में वहाँ। ये दूसरा बात है। हाल ही में आगरा में आपको मालूम होगा कि नाम मैं भूल रहा हूँ उसको, क्या मोहब्बत और क्या नाम दे करके, लव जिहाद। हाँ, लव ऑफ जिहाद। और फिर रांची में भी इसी तरह का एक खोज किया इन लोगों ने और ऐसा वातावरण बनाया, हेट्रेट पैदा किया देश के मुस्लिमों के खिलाफ, माइनॉरिटी के खिलाफ, इस्लाम धर्म मानने वाले लोगों के खिलाफ कि ये धर्म परिवर्तन ब्याह कर रहे हैं हिंदू लड़कियों को पकड़ पकड़ के। बाद में वो लड़की जिसका नाम लेकर के आगरा में ये बात हुई, वो पलट गई कोर्ट में जाके, बोली तो ये पैसे देते थे, ये संघ परिवार वाले पैसे देके हमको ये बुलवाए। और अभी बड़े पैमाने पर लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है इनके माध्यम से। ये देश सबों का देश है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ठीक कहा सर यादव जी ने, ये मैंडेट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हमारे प्रियम्बुल में है, हमारे बुनियाद में है। ऐसा दुनिया में कोई देश नहीं मिलता। कोई धर्म मानो, कोई मजहब मानो, किसी को भी दुखाने का, एक दूसरे को डराने का अधिकार नहीं है, हमारा मैंडेट है। और हम लोग जिस दल में हैं, जिस पार्टी में हैं, हमारे बुनियाद में है कि एक कतरा भी हमारे शरीर में खून रहेगा तो हम देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भाई भाई, हम इसको बटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे, इसका डट के मुकाबला करेंगे। और मुकाबला हम लोग करते भी रहे हैं। इसलिए धर्म का बहाना बना के बहुत सारे देखते हैं, साधु संत महंत अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे लंठ भी हैं जो इनके संगठनों को लेकर घुमाते हैं। एक साधु आपको मालूम है कि जेल में बंद है, कौन अपराध में बंद है। तो ऐसे लोगों का, और अभी शंकराचार्य, पूरी के शंकराचार्य रांची में आके बोले कि मंदिरों में दलितों का प्रवेश नहीं होने देना बिल्कुल उचित कदम है। ये क्या हो रहा हमारे देश में? एक शब्द ये लोग बोले, जिस बात को, जो एजेंडा आपका दशा दिशा भारत का क्या है, क्या होने वाला है, जो आपने आज तक के लोगों ने, आप लोगों ने जो रखा है, बहुत अच्छा कदम है ये। लेकिन याद करिएगा कि एबीपी में चुनाव के समय में बुलाया गया था घोषणा पत्र। घोषणा पत्र पर महान विद्वान, आप लोग, पत्रकार लोग, सब लोग को, हमको भी मौका मिला था। हमने कहा कि एक ही एजेंडा है कि हमारा घोषणा पत्र है कि 14 के चुनाव में ये जो दंगल होने वाला है, इस दंगल के बाद भारत टूटेगा या भारत रहेगा। अब वो मैं काम देख रहा हूं, ये भारत से, एक मिनट सुन लीजिए, भारत सरकार में कैबिनेट का मंत्री और प्रधानमंत्री और सब मंत्री का ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करता है। और एक निरंजना साध्वी जी हैं, ये क्या बोल दिया, ये क्या बोली, संसद नहीं चल रहा, और ये लोग बोलते हैं कि हो गया, माफी मांग लिया। माफी नहीं मांगा कि देश रामजादों का है या हरमजादों का होगा। ये क्या मैसेज है, ये क्या बताता है? देश के प्रधानमंत्री आसाम जाते हैं, बांग्लादेश के
को अलग थलग करने के लिए पाकिस्तान से अद्भुत कुर्बानी हमारे सैनिकों ने दिया, और उस समय दिन गवर्नमेंट इंदिरा जी थे, अब बांग्लादेश बना। देश का प्रधानमंत्री, आपको काम करना है तो अंदर करिए, एक्ट करिए। वहां जाना, नॉर्थ ईस्ट कितना खतरनाक जगह है हम लोग के लिए। हमारा स्ट्रेटेजिक हमारा पॉइंट है कि बांग्लादेशियों ने आसामियों को बर्बाद किया है। ये देश का प्रधानमंत्री का ये भाषा है। ये क्या दशा है भाई, क्या दिशा, हम देश को कहां ले जा रहे हैं? ये मैसेज हम दे रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के नॉन मुस्लिम लोगों को कि देखो तुमको तबाह, हम रास्ता बंद कर देंगे। रांची के इलाके में जहां क्रिश्चियन कम्युनिटी का अद्भुत योगदान है, ट्राइबल लोगों के जीवन और उनके उत्थान के लिए, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में, वहां आप काउंटर कर रहे हो, धर्म परिवर्तन आप करा रहे हैं। रांची के इलाकों में शिशु मंदिर खोल के, विद्यालय खोल के, इसलिए आदमी ये धर्म परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन था? महात्मा बुद्ध को जिस धर्म को आप मानते हैं, साईं बाबा के मूर्ति को तोड़वाते हैं, बकार नहीं निकलता मुंह से। राम को हो या रहीम, सबका मालिक एक है, साईनाथ ने कहा। और ये सनातन धर्म, हम हिंदू हिंदू हिंदू, सनातन धर्म, बुद्ध महाराज, बुद्ध भगवान, जिनको दुनिया में कहीं भी ज्ञान का बोध नहीं हुआ, हमारा बोध गया में बिहार में आके ठूठा पेड़ के नीचे उनको इनलाइटमेंट हुआ। दो ही संदेश उन्होंने दिया। आप विद्वान आदमी हैं, मैं जानता हूं, साथी हम लोग के हैं। दो ही संदेश दिया, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धिमान बनो, चतुर बनो, एकता को मजबूत करो। और यही आदि शंकराचार्य जो थे, जो हमारे मेन मंग थे, बुद्धिस्ट थे, उनको खोलते हुए कराह में, आग में डाल के बर्बाद किया गया। फिर देयर इज ए नो पीस, नो प्रॉस्पेरिटी। जहाँ अमन नहीं है, जहाँ शांति नहीं है, वहाँ समृद्धि नहीं हो सकती है। और फिर आप बोलते हैं मेक इन इंडिया, मेक इंडिया, व्हाट मेक इंडिया? हम इस पे लालू जी, हम एक इशू पर जरा सा हम कटपीस मत करिए। नहीं, कटपीस नहीं, हमें लगता है चूंकि लेफ्ट के भी नेता बैठे हैं, हम लोग साथ ही हम लोग बोलेंगे, लेकिन एक इशू पे जरा सा उसको, इशू पर हम इशू पर जरा आ जाएं। बेसिक बड़ा इशू है। नहीं, आपके पास अपना माइक रखिए, आपके पास यही है। इसलिए कम आते हैं। हम लोग जानते हैं कि आप लोग का कंपटीशन होता है, कोई दिन में किसको प्राइज मिलेगा, ज्यादा प्राइज कहाँ मिलेगा किसी को। सवाल सिर्फ इतना है। नहीं, माइक आप पकड़े रहे हैं, उसमें येचुरी जी हम आपको भी इसमें जोड़ना चाह रहे हैं। हमारा ऑपरेशन हुआ, कब तक हम दीजिए, हम पकड़ लें। सीताराम येचुरी जी, एक सवाल निकल कर देखिए आ रहा है, जो जनता दल यूनाइटेड के नेता कह रहे हैं, या आरजेडी के नेता कह रहे हैं, या इस देश के फीचर कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। एक दूसरा सवाल यहीं से निकल रहा है कि क्या मौजूदा वक्त में चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण हो गया है, और जिन इश्यूज पे लड़ा जाता था, वामपंथी एक विचारधारा रही है। दूसरी तरफ शरद जी जिस समाजवादी आंदोलन से निकले, खुद लालू प्रसाद यादव जिस दौर से निकले, इस दौर में ये सारे मुद्दे दरअसल हाशिए पर चले गए हैं, और जो जीत रहा है वही पहला और आखिरी मंत्र है, और वही सच हो गया। क्या इसका कोई उपाय है इस देश के सामने? नहीं, उपाय तो जरूर है, लेकिन इससे पहले मैं जरा धर्मांतरण पे एक बात कह दूं। देखिए, जो लोग जबरदस्ती और लालच देकर धर्मांतरण करवा रहे हैं, जो आज के संघ परिवार जो करवा रहे हैं, वही ये मांग लेकर आ रहे हैं कि धर्मांतर पे आप जो है एक पाबंदी लगाए। आखिर देखिए, इसके अंदर हमारे संविधान की बात लालू जी और शरद जी कह चुके हैं, और कोई अगर पुस्तक है अपने हिंदुस्तान के लिए जिसको माना जाता है, कहा जा रहा है गीता को मानिए वगैरह, लेकिन आज जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र जो आज भारत है, उसके लिए अगर कोई किताब है तो वो एक ही है, हमारा संविधान। अगर इसको मान के चलेंगे, उसी संविधान के ऊपर शपथ लेकर ये सरकार भी बनी, और इसका अगर उल्लंघन करना चाहेंगे तो वो स्वीकार नहीं होगा। ये सवाल भी बेमानी है, राइट टू कन्वर्सन, अगर इस रूप में राइट टू कन्वर्सन की बात मैं बता दूं। आखिरकार आप धर्मांतर की बात कहते हो, धर्म का मतलब क्या है?
हम कम्युनिस्ट है, लोग कहेंगे कि आप नास्तिक हो, आप धर्म के बारे में बोल रहे हो। पैदा तो हम लोग सब हुए हैं एक ही धार्मिक परिवार में, और 11वीं साल तक मेरे को पूरी मतलब वेद पाठ सिखाया गया। वो सीख कर हम पहुंचे कम्युनिज्म पर, वो अलग बात है। नास्तिक हम पहले नहीं है, हमारे देश की परंपरा में ब्राह्मण नास्तिक बनना चारवाक से शुरू होता है। तो परंपरा की बात करो तो ये भी एक परंपरा है। अगर धर्म की बात करें, धर्म है क्या? 1 मिनट लूंगा मैं, जैसा थोड़ा सवाल करके सुन लीजिए। धर्म है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में एक पवित्र संबंध। कौन होगा वो परमात्मा? ये आत्मा के अलावा और कोई चुन नहीं सकता। अगर ये आत्मा चुनेगी किसी परमात्मा को और उसको मानने चलेगी, हमारी संविधान उसका पूरा रक्षा करता है, अधिकार देता है। तो परिवर्तन का नाम जो है, जब आती है इस तरीके की बातें, अब हिंदू धर्म में कोई परिवर्तन हुआ है, ये कभी हुआ है इतिहास में? ये असंभव है हमारे हिसाब से, पैदाइशी होते हैं हम। लेकिन इस सवाल को खड़ा करने की बात यही है कि सांप्रदायिक जहर को फैलाकर सबसे बुरा एक वोट बैंक पॉलिटिक्स अगर खेला जा रहा है, इस सांप्रदायिकता के जहर को फैलाकर उसके आधार पे अपनी चुनावी और अपनी राजनीतिक अस्तित्व को मजबूत करने के लिए ये एक चाल है। तो धर्म परिवर्तन के बारे में अब ये सवाल जो इसके जरिए सत्ता मिल रही है, सुनिए, अब तो आपके दूसरे सवाल पे आते हैं। यहीं पर जुड़ जाता है बात कि ये इस तरीके की गंदे वोट बैंक पॉलिटिक्स करके सत्ता हासिल करना, क्या ये राजनीति है? हमारा मानना है ये राजनीति नहीं है। एक तरफ से राजनीति है, दूसरी तरफ से राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने का नहीं है। राजनीति का मतलब है हमारी समाज का परिवर्तन, लोगों की चेतना का स्तर को बढ़ाना। और याद रखिएगा, आप देश के अंदर 2 ही उदाहरण दूं मैं, महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। दोनों ने चुनाव कभी नहीं लड़ा, लेकिन देश की इतिहास को ऐसा मोड़ा कि फिर पीछे हटकर हम नहीं देख पा रहे। तो राजनीति का मतलब जो है चुनाव से कई गुना ज्यादा बड़ा है। और जो प्रयास कर रहे हैं सोशल जस्टिस की बात हो, आप जो सवाल पूछे हैं, जो सवाल आपने पूछा, समाजवादी दल जो है, जो इकट्ठा हो रहे हैं आज, इसके बारे में जो आपने जो कही, देखिए उसके अंदर हम समझते हैं कि एक बहुत अच्छी ये परिणाम है। और ये हम हर बार मानकर चलते हैं कि देश की इतिहास में देखो आप, तो वामपंथी के 2 धाराएं रही, एक रहा कम्युनिस्ट का, दूसरा रहा सोशलिस्ट का। और एक जमाना था राम मनोहर लोहिया और EMS नंबूदिरीपाद के बीच में विचारधारा में कितने बहस होते थे, जिसके चलते हुए देश का एजेंडा ही बदला। वामपंथियों के असर के बिना, समाजवादी हो या कम्युनिस्ट हो, इन दोनों के बिना ये देश का एजेंडा, भूमि सुधार की बात ले लीजिए, धर्मनिरपेक्षता की बात ले लीजिए, ये एजेंडा को मोड़ने में या एजेंडा को बनाने में वामपंथियों का एक बहुत बड़ा एक रोल रहा है। उसके अंदर दोनों धारा थे। अब समाजवादी धारा जो है अलग अलग बट गई, कम्युनिस्ट धारा के अंदर भी बहुत फूट हुई है। हमारी कोशिश है कम्युनिस्ट धाराओं को इकट्ठा करना, ये जो प्रयास कर रहे हैं समाजवादी धारा को इकट्ठा करना, बड़ी अच्छी बात। अब ये इकट्ठा अगर दोनों धाराएं होती, आप देखिएगा। आपको लगता है ये इकट्ठी धारा हो जाए तो जो परिस्थितियां इस देश में है, बीजेपी आप उसे सत्ता से बेदखल कर बिल्कुल उसके लिए देश की एजेंडा को ही प्रभावित करने के लिए ये दोनों धाराओं के बीच में उनकी अंदरूनी एकता मजबूत हो और बीच में एकता हो, ये बहुत जरूरी है। और इसी के चलते हुए जो एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणतंत्र, सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो हम कहते हैं इंडिया है, वो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को बचाने का यही ताकत है। शरद जी, 2 नाम लिए गए, महात्मा गांधी का भी नाम लिया गया, JP का नाम भी लिया गया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के नाम जहन में आते हैं, ग्राउंड जीरो याद आता है। जहां जहां जो मुद्दे होते थे, ये दोनों नेता वहां पहुंच जाते थे, उसके बीच में चले जाते थे। 25 तारीख को अलीगढ़ में व्यवस्था हो रही है, सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने धर्मांतरण किया है। स्कूल बुकिंग हो चुकी है, प्रशासन कह रहा है नहीं होने देंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था की जा रही है। 3000 लोग लगभग आएंगे और जितने भी धर्मांतरण हुए हैं इस दौर में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 12 जिलों में, वो सारे लोग वहां पर पहुंचेंगे। आप पार्लियामेंट में यहां पर कहते हैं, खुद आप मान रहे हैं कि अगर देश बंट रहा है, देश बांटा जा रहा है, तो देश का मतलब क्या है? लोग नहीं समझ रहे हैं क्या? वोट वहीं जाएगा, सत्ता उसी को मिलेगी, पॉलिसी वहीं से बनेगी, और उसी के जरिए इस बात का जिक्र हो रहा है कि अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन कर देना चाहिए इसका।
तो आपके पास उपाय क्या? आप खुद नहीं जाएंगे अलीगढ़, आप यहाँ रहेंगे? एक तो हमारी जो ये देश है इसमें जिंदा लोगों की ठीक से व्याख्या ही नहीं होती। मर गए मुर्दों का देश है ये। आप जो कह रहे हैं कि जिंदगी भर हजारों जगह हम गए हैं और इनका भी इलाज करेंगे, लेकिन आप और दूसरे जितने भी लोग हैं इस देश में उनके संस्कारों में मौत घुसी, उसका क्या इलाज? सवाल है कि ये लोग जो कर रहे हैं, धरती में कोई धर्म नहीं है। जैसा हिंदू धर्म जो है वो यानी अन्याय से भरा हुआ है, इस धर्म से लोग जाते ही हैं, आता कोई नहीं है। और आ भी जाए तो आप इसकी चिंता कर रहे हैं, मुझे चिंता नहीं है। मुझे बहुत सी चीज़ों पर चिंता है, इनसे कुछ भी नहीं उखड़ने वाला है धर्म के मामले में। इसलिए कि हिंदू धर्म से जितना पलायन हुआ है, ये सिख कौन है? ये पाकिस्तान कैसे बना? ये जट्टों का, आपका यूनियनिस्ट गवर्नमेंट थी, सर सिकंदर हयात, छोटू राम, ये सब जो है जट्ट थे। और सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म से बाहर जाने का काम जट्टों ने किया है। और इसलिए कि ये कास्ट सिस्टम जो है उनको जलील कर रहा था। इसी तरह इस देश में कौन सा धर्म है दुनिया में जो घटा है? एक ही नहीं है। इनके करने से ये क्या कह रहा है? धर्म परिवर्तन नहीं, यानी धर्म में वापसी है ये। इनसे पूछिए, आपका जो आया था शाह साहब, अमित शाह, इनसे पूछिए, हाँ नहीं, इनसे पूछिए कि मुसलमान ईसाई को लाएं, कहाँ रखोगे इसको? वो एक इनका आदमी जो दलाल बोल रहा है कि हम राजपूत और ब्राह्मण बना लेंगे। आप तो जानते हो, आप खुद ब्राह्मण हो, आपके भीतर कोई आ सकता है? आप उसकी शादी नहीं हो, उसकी ब्याह ना हो, तो बगैर शादी और ब्याह इंसान जो है वो एक हर तरह से उसकी ये जरूरत भी है, यानी उसका शारीरिक भूख भी है। तो इनकी इस बात की कोई परवाह नहीं, परवाह इस बात की कि इस तरह ये इतने तरह की भाषा बोल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं सबका साथ। नहीं, एक बात बताइए, नहीं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, मेरे जहन में ये आ रहा है, देखिए उनके जो भी एजेंडा है वो घर वापसी है। एक घर वापसी तो आपकी भी, आप भी एक वक्त उसी बीजेपी के साथ खड़े थे, उसी के साथ सरकार में शरीक थे। आज आपकी घर वापसी अपने तरीके से हो रही है, आप लोग समाजवादी एक साथ हो रहे हो। ये मैसेज क्या काउंटर करो? कौन सा एक नया ग्रुप उभरेगा जो कि परास्त कर देगा? क्योंकि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं हो, आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो। नहीं, आप जो पहला सवाल किए उस सवाल का पूरा जवाब लो, फिर टप्पा मार रहे हो आप। टप्पा इसलिए मार रहे हैं कि आपकी भी वापसी हो रही है। नहीं, हम एक नई स्थिति देख रहे हैं। आप लोगों का ये काम है, इसके चलते ही आ गए। अरे शरद जी, ये तो टप्पा तो मार रहे हैं आपको, हमें तो सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं। नहीं हाँ, तो आप ये जो आप पूछ रहे हैं, हमने, हमारी सरकार बीजेपी के पहले 3 बार बनी। मुरारजी भाई इनके नहीं थे, बीपी सिंह इनके नहीं थे, हमारे थे, देवगौड़ा इनके नहीं थे, हमारे थे। ये जिस तरह इतरा रहे हैं पहली बार सरकार बनने पे, ऐसा तो कोई इतराने का काम, जो आदमी हैसियत पा जाए, तो बुद्ध ने कहा है। नहीं, इसका मतलब ये है कि आप बीजेपी के खिलाफ नहीं है। आप गजब आदमी भाई। बीजेपी का जो एजेंडा है उन्हें हम बताते हैं आपको कि जब हमारे साथ समझौता हुआ तो हम जब गए वहां, तो जो विवादास्पद मुद्दे इनके थे सब परे किया अटल जी ने, राडवानी जी ने। लेकिन लालू जी, आपने तो वो भी बर्दाश्त नहीं किया था, आप तो बिल्कुल अलग थलग खड़े थे। नहीं, आज आप एक साथ आ गए। बात तो सुनिए, पहले असली बात पर आइए, फिर पटरी पर। ये जितना ये जो धर्म परिवर्तन और जितना साध्वी का जो भाषण हो रहा है, या मोदी जी का जो आसाम में भाषण हुआ, फिर आ जाइए उस एजेंडा पर, उस घोषणा पत्र पर कि 14 के दंगल के बाद मैंने कहा था, और जो मैं देख रहा हूँ कि ये भारत टूटेगा या भारत रहेगा।
जितना प्रलोभन दिए, जितना ये लोग फेंके, काला धन 26.5 लाख करोड़, बैठा दो हमको, चोरों का जमा है, नेताओं का जमा है, अधिकांश कांग्रेस का नाम लिया, मेरा भी नाम यहाँ एक आरएसएस का एमपी है, और उछाला कि लालू यादव का बिकलिस बोला है। कौन बिकलिस है कि 29,500 करोड़ लालू यादव का भी है। ये सब चाय के दुकान में 60 के। तो ये भारत टूटेगा या भारत रहेगा? तो ये भारत टूट के तरफ, चूंकि 24 घंटा बिजली देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, 26 लाख करोड़ रुपया लावेंगे, 1 महीना में लावेंगे, देश का कर्जा उतार देंगे। कर्जा ही नहीं उतारेंगे, प्रत्येक भारतीय के खाता में 15 लाख रुपया जमा करेंगे। बाहर रख के गाली देना सरकार को बड़ा आनंद आता है, और जब सरकार में आ गए हैं तो पसीना चू रहा है। तो अब ये डाइवर्ट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? लोगों को भुलवा रहे हैं। आप लोगों के टीवी के माध्यम से कंपटीशन है, आपके टीवी में 125 करोड़ भारतीय, अगर भारत को गंदा नहीं करेगा तो विदेशियों की हिम्मत नहीं। अरे विदेशी कौन गंदा करने आ रहा है? झाड़ू दे रहा है। स्मृति ईरानी भी बाहर रही है, सास भी कभी बहू थी। घर घर को जो बना वो सब आप लोग जानते हैं। तो इसको लोग याद क्या रखें लालू ये जी? याद करिए कि मतलब डाइवर्ट कर रहे हैं, भुलवा रहे हैं। आपसे लालू जी, आप और शरद यादव जी क्या क्या एक दूसरे के खिलाफ अरे नहीं मैं कहा था? हम लोग आते क्या हैं ना। याद करेंगे? आप मेरी बात सुनिए ना। आप फिर हमने कभी आप जनाब, आप जब चुनाव लड़ने अरे पहली भैया बार गए थे बिहार, उस बहस के लिए हम लोग नहीं ना हैं। लेकिन क्या हाँ, याद हम करें? लड़े हैं। नहीं, लोग हाँ, याद हम क्या लोग रखें? लड़े हैं, लड़ेंगे, वही तो हम जानना लेकिन हम आपको कैसे रहने देंगे? हम लड़े हैं, लड़ेंगे। समाजवादियों का ये कैरेक्टर हुआ करता है। हम कितना मंच छोड़ दिया, आप पटका पटकी भी हम करेंगे, लेकिन आपको कैसे रहने देंगे? तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं लोग इशू को, चूंकि इससे कुछ होना नहीं है तो ये डाइवर्ट कर रहे हैं। और अभी अमेरिकन एक एजेंसी का रिपोर्ट आया है कि मेक इंडिया, मेक बना के यहाँ बनाओ, हब बना रहे हैं, कंज्यूमर मार्केट बना रहे हैं, होना कुछ नहीं है। और अब अभी रिपोर्ट में लिखा है कि क्या एटमॉस्फेयर है दुनिया में इंडस्ट्री के मामले में, 140वां स्थान पर भारत है। ये लोगों को जो आपने ठगा, और आप अब बता रहे हैं कि धर्म परिवर्तन, बांग्लादेशी, फलाना, ये दंगा फसाद। मतलब आप लोगों के पास हम इशू क्या है? सिर्फ यही है कि मोदी ही एक इशू है? नहीं, हमारा मोदी ही नहीं, मोदी का क्या सवाल है? क्योंकि वाजपेयी के दौर में ये सवाल नहीं था। वाजपेयी के दौर में शरद जी साथ थे उनके। अरे वाजपेयी जी के समय में वाजपेयी जी ने कहा था, मोदी जी क्या चेहरा हम लेकर विदेश जाएंगे, कौन चेहरा दिखाएंगे? सारा जो खेल हुआ है वो उस खेल के डिटेल में हम लोग जाना नहीं चाहते। हमारा डिवीजन समझ, आपने कहा कि धर्म प्रिंसिपल की, आज प्रिंसिपल की लड़ाई नहीं है, ये घोर कलयुग है। हम डिवाइड हुए हैं, हम नीतीश अलग लड़े। देखिए ये बात जो लालू जी कह रहे हैं बिल्कुल सही। डिवीजन के वजह से ही तो उनका गेन हुआ। 31% वोट लेकर बहुमत ले आना लोकसभा में, क्या ये संभव होता है? डिवीजन के 1 करोड़ 8 लाख वोट हमको अकेले मिला बिहार में, 29%। नीतीश को मिला 19%। दोनों जोड़ दीजिए 30% बीजेपी आई है। कहीं आता पता नहीं है। मायावती जी मुलायम सिंह अलग लड़े, सब दीदी हमारा बंगाल अलग लड़ी। ज्योति बाबू कहा करते थे कि बिहार को कमजोर नहीं होने देना है। नहीं, ये मैथमेटिक्स जो है, येचुरी जी आप ममता के साथ खड़े होने वाले हैं? किसके लिए खड़ा होना भाई? देखो नहीं, आप मैथमेटिक्स अगर है तो बड़ा सीधा मैथमेटिक्स है। सवाल की बात है। अब एक डिवीजन ऑफ वोट हुआ है तो उसकी बात मैं वही तो हम कह रहे हैं, डिवीजन ऑफ वोट नहीं होना चाहिए, इनको ममता के साथ खड़े हो जाना चाहिए। एक और बात, समय बताएगा कौन कहाँ खड़ा होगा। समय बताएगा, बिल्कुल सही। और दूसरी बात जरा समझ लीजिए आप, देखिए राजनीति कोई गणित नहीं है। अगर हम 3 बन गए तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, ये राजनीति नहीं है। ये तो खुद ही आप कह रहे हैं। ये अर्थमेटिक है। राजनीति अगर है तो अगर कोई बदलाव आएगी तो जनता लाएगी भाई, और वो जनता के बीच में हम लोग जाएंगे।
और जा रहे हैं और है भी, अब वहीं पे तो है जनता के बीच में ही। तो इसलिए ये मत सोचिए कि कौन किसके साथ गठबंधन कर देगा और किस तरीके से किसको हरा समाजवादी देगा। धारा एक हो रही है, वामपंथी उसमें मिलने जा रही है। अब देखिए बोले जिन उसूलों के अलावा उसमें क्यों मिलेंगे, वामपंथी कम्युनिस्ट धारा डिवीजन ऑफ वोट नहीं होगा। अरे यही तो बात आप समझ रहे हैं। मैं यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति सिर्फ एक गणित नहीं है कि डिवीजन ऑफ वोट को बचाने के चलते हुए आप जो है जीत जाओगे या हार जाओगे। राजनीतिक इस सिद्धांतों के आधार पर लोगों के बीच में जाकर लोगों को जब लामबंद करोगे बदली के लिए, वो है राजनीति, और वो हो रहा है, उसके अंदर हो रहे हैं। आप देख रहे हो पिछले 2 दिन से, 2 दिन से आप देख रहे हो, पिछले 2 दिन क्या, पिछले हफ्ते आपने देखा पूरे पार्लियामेंट में साथी थे। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं येचुरी जी। पार्लियामेंट में इतनी बड़ी बहस हो रही है और एक बीपीएल कार्ड के लिए लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, इस देश में खाते खुल रहे हैं, उसको लेके भी हंगामा हो रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इस देश के लोगों के बीच कब जाएंगे आप, और कब ये मैसेज जाएगा इस देश में कि जो राजनीति हो रही है उससे इतर देखा जाए। देखिए साहब, हम लोगों कौन से तरीके होंगे? देखिए हम लोगों के बीच में हैं, और एक शिकायत आपसे भी है, जरा माफ करूंगा कि मुझे कहने दीजिए, क्या दिखाते हो आप अगर हम लोगों के बीच में गए? 2 लाख मजदूर यहाँ पे आएंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ। चैनल में आपने एक तस्वीर दिखाई, लेकिन उनका जो फीड आएगा मोदी जी को दिखाएंगे आप यूं यूं करते हुए हाथ लेकर, सामने जनता है या नहीं किसी को पता नहीं। कहीं पर भी ये फोटो हो सकती है, यूं यूं कर लिए आप तो वही दिखाते रहते। आप जब लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में जाकर वो क्या हो रहा है, अब माफ करिएगा इस बात को, अगर आप बहस कर रहे हैं तो ना गुजरात में जो हुआ, ना सुनिए, मीडिया ने दिखाया, लगातार मीडिया कैसे दिखाते रहा। अरे सवाल अब इंडिया में जो हो रहा है, ये बताइए, ये 2 लाख अगर मजदूर यहाँ पे आए दिल्ली में, क्या आया? एक अखबार में 9वीं पेज पर एक छोटी सी खबर आई क्या? ये जो प्रदर्शन करने आए लोग आए, उसके वजह से ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन कितना हो गया दिल्ली में। आए किस लिए, कौन से मुद्दे लेके आए, ये है लोग। अब इन लोगों की बात, आप सिर्फ 31% वोट मिल गई तो सरकार बना लिए, तो उन्हीं को लोग मानकर चले हुए, या वो जो प्रोत्साहन करेंगे आपको और उसी का खबर छपे। अब ये बात जरा मतलब ज्यादा चोट लगाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सोचिएगा आप, बगल में वामपंथियों की ये धरना चल रही है 5 दिन की, सबको ये अन्न सुरक्षा के बारे में, फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में, बगल में रहेंगे 50 लोग, अन्ना हजारे साहब बैठे हैं और हमारे लाल झंडे के साथ उनकी भीड़ दिखाते हो आप। मौजूदा लोगों की बात करें तो आप खुद याद कीजिए ना, नंदीग्राम में क्या हो रहा था, आपका भी एक रोल है। सिंगूर में क्या, हम उस दिशा में नहीं जाना चाह रहे हैं, क्योंकि उस दिशा में ना जाइए। हमारा खाने का अल्टरनेटिव क्या है आपके पास? एक साथ हो रहे हैं। मैं एक ही सवाल का जवाब दे रहा था। आप जब कह रहे हो कि आप लोगों के बीच में कब जाएंगे, लोगों के बीच में जब है तो वो भी नहीं दिखाते, तो लोग आपको तो लोगों के बीच में क्यों नहीं है? वही मैथमेटिक्स है। यार देखो, 69% लोग बीजेपी के खिलाफ वोट डाला। ये लोग गए वोट डालने और वोट डाला, और 69% खिलाफ वोट डाला, लेकिन अपनी व्यवस्था ऐसी है जिसके चलते हुए 31% से सरकार बना ली। अब आप कहते हो वो 69% जो वोट डाला उसके बीच में हम नहीं है, तो कहां से किसको डाला? नहीं, आपके ऊपर भारी ममता बनर्जी, आप दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो, एक साथ फिर नहीं हो रहे हो। आपको काउंटर करने के लिए कांग्रेस है, आप उसके साथ नहीं खड़े हो रहे हो। आप लोग एक साथ नहीं आ रहे हो। फिर वही गणित की बात है, लोगों के बीच में कौन जा रहा है, कैसे जा रहे हैं। आप पार्लियामेंट में जो हो रहा है इकट्ठा मिलके, वो क्या लोगों के बीच में नहीं जा रहा? लोग नहीं देख रहे हैं कि कौन कौन लगे हुए पार्लियामेंट में साथ में इसका विरोध करते हुए? धीरे धीरे रास्ता, बड़ी बूंद बूंद की स्थिति में आ रहे हैं आप। इसके जरिए 272 का आंकड़ा कभी नहीं छू पाएंगे। आप देखिए, कितना भी आप डंका बजाइएगा, धबाक से मोदी सरकार को गिरना है 6 महीना में। 6 महीना और। जैसे कूड़ा कटकट जहां जमा होता है बाहर, सुनिए पहले, आंधड़ जब चलता है तो उसमें हवा घुसता है पूरा ठोंगा में, आसमान पकड़ लेता है, ठोंगा समझता है कि हम अपना शक्ति पर उड़ गए, यहाँ हवा निकला, धबाक से गिरेगा फिर कूड़ा करकट पर। तो गलतफहमी में मत रहिए। ये मीडिया के लोग से भी निवेदन है, अपील है कि स्वाभाविक है, आपकी भी समस्या है, वो तो रहना चाहिए।
खर्च बर्च सब निकलना चाहिए, आपका भी बहुत है, लेकिन आप लोगों ने टू मच कर दिया है भाई। मोदी जी गए थे अमेरिका में, वहां से ब्रीफिंग हो रहा है नाच नाच के कि ओबामा ललायित है मोदी जी का दर्शन करने के लिए। क्या बात है भाई, क्या क्या आप बनाते हैं। वो ओबामा ललायित है, ओबामा जी को बता दिया किम छो, में मोदी जी गदगद हो गए। और क्या क्या कर दिया आपने, आपने यह समझौता कर दिया, अगर हम राइट है तो, कि दुनिया में जहां भी टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई होगी और आईएसआई की लड़ाई, उसमें इंडिया और अमेरिका का ज्वाइंट फोर्स लड़ेगा, मिलिट्री फाइट करेंगे। आप ले गए दाऊद का सवाल और जोड़े अपना, ठीक है, पकड़ने के बाद लाल सागर में चीन के खिलाफ लड़ेंगे, ये भी आपने समझौता किया। हिंदुस्तान के एलओसी पर रोज हमारा संकल्प शुक्ला, रांची का सपूत, भारत का सपूत, मैं सल्यूट करता हूं। 5-7 दिन पहले एक कर्नल को मारा, जब मारे गए, शहीद हुए। आप भारत का कितना सैनिक बाहर भेजे हो, कितना सैनिक अमेरिका के आके आपके सीमा पर कितना आया सैनिक आपको मदद करने के लिए, टेररिज्म के खिलाफ लड़ने के लिए। हम ये जानना चाहते हैं। जो लोग प्रशंसा करते हैं कि दिग्विजय, विश्व विजेता, विश्व विजेता, अरे समस्या से मारे हुए लोग, गुर्बत, तकलीफ और प्रचार, भ्रष्टाचार के खिलाफ से लेकर महंगाई, ये सारा लोग का मूड था बदलने का। लोग झांसा में आ गए, अब पछता रहे हैं। सर्कुलर निकल गया यहाँ कि एक भी नियुक्ति नहीं होगी, प्रत्येक डिपार्टमेंट। व्यापारियों का भी कोई काम हो रहा है क्या, इंडस्ट्री से आप पूछिए। नहीं, आप एक बात बताइए लालू जी, आपने मीडिया पे आप कह रहे हैं कि मेडिसिन स्क्वायर हमने दिखाया, लेकिन याद कीजिए 2005 से 2013 तक आपको हमने खूब दिखाया, जब आप कहते हैं कि देख लीजिए मोदी जी को वीजा नहीं मिल रहा है। अरे ये आप ही बयान देते थे और हम दिखाते थे, लेकिन फिर गुड़ माटी कर दिए। अब दिखाते अब यही बोलना करवाते थे, तो ठीक है, अच्छी बात है। दिक्कत भी होती है आप लोगों को, उसमें भी हम तो देश का जो मूड है उसी को लेकर स्क्रीन पर आएंगे ना। वो मूड जो अगर देश का मूड है, जो बुद्धिजीवियों का डिबेट आप लोग कराते हैं, ये बुद्धिजीवी वोट देने जाते हैं क्या? रांची में क्या % वोट हुआ अभी शहर में? ये बुद्धिजीवी लोगों से पूछिए। अब तो सब उंगली दिखा रहे हैं, तमाम चकाचौंध में रहने वाले लोग भी वोट डाल रहे हैं, 70% वोटिंग हो रही है। यही डिबेट, यही हवा बनाते, यही बिगाड़ते मीडिया से। हम लोग लालू यादव, शरद यादव, माननीय मुलायम सिंह जी सवाल सामाजिक न्याय का जब हम उठाते थे पार्लियामेंट में, त्रिजादवा, अरे श्रीवास्तव देखते देखते बोले ये हमारे है कि नहीं, चले गए। आपका गुरु ना हम लोग ना आप लोग को देते हैं मटेरियल, हाँ। तो ये पूरा मन हम काम गरीब करते हैं तो हम जात पात करते हैं, मंडल फेरा करते। बताइए, माननीय मोदी जी अब कह रहे हैं कि हमको मालूम ही नहीं है कि 1 रुपया है कि 2 रुपया है काला धन कि 200 करोड़ है, लाएंगे जरूर। तो हमने बाबा रामदेव को ट्वीट कराया, बाबा रामदेव इनका हिसाब ठीक कर दो। बाबा रामदेव सटके हुए हैं, पता नहीं क्यों सटके हुए हैं। ये सब हवा बनाने वाले लोग, सब हवा निकल जाएगा बैलून का। आप देखिएगा, बोलते हैं कि इकट्ठा, अब हम लोग इकट्ठा हैं। जनता एकदम बिल्कुल हमारे डिवीजन का इन लोगों ने लाभ उठाया, लालच में डाला, लोगों को प्रलोभन में डाला, सच बात दिखाया। तो देश का ना दशा बहुत खराब है, इनका ना कोई दिशा है, आज दशा बहुत खराब है। दशा खराब कराया था आप लोगों ने, तो इनको फायदा हो गया। इनका तो कोई देश का जो दशा है
चावल का दाम, आलू का दाम, सब्जी का दाम, टमाटर का दाम, सीमेंट का दाम, लोहा का दाम, ये बोले थे महंगाई रोकेंगे। अब पता करिए, भोजन का अधिकार, फूड गारंटी, कौन सा कार्यक्रम मोदी जी का चल रहा भाई? इस नई सरकार का कोई दशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। जो कार्यक्रम पहले था भारत निर्माण के तहत, माननीय मनमोहन सिंह को आप बोलते हैं कि बहुत चुपा थे, चुप रहते थे। ज्यादा बकर बकर करने से देश का इलाज नहीं होता। कौन कर रहा है बकर बकर? कर रहा बकर बकर, सो देख रहे हैं कौन कर रहा है। आपकी निगाहों में भी हैं, निशाने पर भी हैं। तो राजनीति की सिर्फ एक नाम को लेकर साधी जाएगी आने वाले वक्त में? आप संघर्ष से निकले हुए शख्स हैं। क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि जो निगाहों में है वही निशाने पर है। जोर से बोलने से, रोड साहब को झाड़ू देने से, बात को बदलने से मोदी जी जो कर रहे हैं, अब मोदी जी के एक भी मंत्री, जितना मंत्रिमंडल है उन लोगों का कोई वैल्यू है कोई वैल्यू? एक टीम आई है गुजरात से, कौन मंत्री किससे बतियाया वो कैसे मालूम हो जाता है भाई? हर डिपार्टमेंट में आरएसएस को बैठा दिया गया है। इन लोगों को भी रोजगार मिल गया। बाकी चिल्लाते रहिए गंगा के सफाई करेंगे, ये गंगा के सफाई कर देंगे, आप साफ करवा दीजिएगा। नहीं, लेकिन हवा तो देखिए, आपके पीछे खड़े रहते थे कल तक रामकृपाल यादव जी, आज वहां मंत्री बने बैठे। आपके साथ रहते तो वही नहीं, रामविलास पासवान और रामविलास जी अच्छे मौसम वैज्ञानिक हैं, और उन्हीं का अनुकरण वो भी किया अपना दशा दिशा वो अपना ठीक कर लिया। हमको तकलीफ नहीं है। इस देश में मौसम वैज्ञानिक बहुत हैं, राजनीति में वो देखते रहते हैं। आपने कहा ना कि सिद्धांत प्रिंसिपल का बात आजकल नहीं हो रहा है, वो तो अधिकांश मौसम वैज्ञानिक हो गया कि किधर से क्या हल्ला है भाई, वो में डूब, ये हो गया है। लेकिन असूल और सिद्धांत देखिए, हम लोग एकदम रोड पर हैं, लेकिन हम टूटने वाले नहीं। नहीं, वो सही है। शरद जी, ऐसा मैसेज क्यों बार बार आ रहा है कि एकजुटता जो है बिहार और यूपी में सत्ता बचाने के लिए है, इसीलिए आप लोग एक होगा? ऐसा है कि जो परिस्थिति है उसको ये बात समझिए कि निश्चित तौर पर आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है। देश बड़ा है, ये तो प्रयास है। ये नहीं कह रहे हैं कि ये प्रयास पूरी तरह से देशव्यापी सफल हो गया। ये लड़ाई के लिए है, ये जो असरदार तरीके से लड़ाई हो, इसलिए कि ये काम हमारा जो हेरिटेज है उसमें ये निहित है कि इस देश को हर तरह की दिशा हमारे पुरखों ने दी है। 22 तारीख को है और हम लोग जो हैं वो अभी हम प्रयास कर रहे हैं। इस प्रयास में अभी इतने हैं, बाकी और लोगों को इकट्ठा करेंगे। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोगों के जब भी प्रयास होते हैं उनकी बहुत आलोचना होती है कि एक होते हैं फिर टूट जाते हैं, मगर हम लोगों ने इस देश में करप्शन के खिलाफ जितना हम लोगों के पुरखों ने हम लोगों ने उठाया उतना किसी पार्टी ने नहीं उठाया। हमारा पूरा आर्थिक और सामाजिक दोनों मुद्दों पर आपके 3 आना बनाम 15 आना किसने बनाया? देश के गरीब के लिए हाजिरी किसने लगाई? सबसे पहले डॉक्टर लोहिया ने। फिर देश में बदलाव जो कांग्रेस पार्टी जमी हुई थी उसको बदलने का काम सम्मिश्र सरकार। फिर जयप्रकाश जी ने संपूर्ण क्रांति का नौजवानों को लेकर के आंदोलन किया। पहली बार कांग्रेस पार्टी गई, ये तो माफी मांग रहे थे जेलों में, हम ही लोग लड़ रहे थे, हम लोग लड़ रहे थे। इसके बाद हिंदुस्तान में सुनिए ना शरद जी, जो वोटर है हमारा, उसकी जो उम्र है 18 से लेकर 30 साल तक के बीच में, क्या वो जेपी को जानता है? क्या वो लोहिया को जानता है? क्या वो संवित सरकारों को जानता है? आप इस बात को क्यों महसूस नहीं करना चाहते हैं कि 91 के बाद से इस देश की परिस्थितियां इकोनॉमिक रिफॉर्म के साथ अगर बदली है, वही लेफ्ट जिस कानून को लेकर, मजदूरों को लेकर हंगामा करता था, कानून बदला जा रहा है। उसकी अपनी पार्टी आरएसएस के भीतर से बीएमएस तक विरोध कर रही है, सरकार नहीं मान रही। हम बोल रहे हैं स्थितियां बदल गई है। इसको काउंटर करने के लिए आपके पास क्या है सिवाय इसके? पुराने नेता हैं, पुराने चेहरे हैं, हम एक साथ आ जाएंगे, एक गणित है, और क्या है?
क्या है बताऊं मैं? क्या है बताऊं मैं? नहीं, आप बताएं। नहीं, ठहरिए। ऐसा है कि आप किसको नौजवान मान रहे हैं? इन इस देश में जो नौजवान दलित वाला है, आदिवासी का जो नौजवान है, जो हिंदुस्तान के किसानों की 2/3 आबादी हिंदुओं की जो है, वो है आपके शूद्र अतिशूद्र की 80% लोग हैं, वो नौजवान नहीं है। आप किन नौजवानों की बात कर रहे हैं जिनके हम दलितों की जिक्र भी कर रहे हैं, मायावती को आप सुनते बातें नहीं समझेंगे फिर मैं जो कह रहा हूँ। ये जो प्रचार है बाजार का, निश्चित तौर पर बाजार को रोक नहीं सकते। चीन है जिसने बाजार से हाथ मिलाया और आज बाजार हाय हाय कर रहा है। इसी तरह हम इतना ही हमारा आग्रह है कि बाजार लाओ, लेकिन हिंदुस्तान की जमीन पर जो ताकत हमारी है उसको पूरी तरह से तैयार। 200 करोड़ हाथ है, इन्होंने वादा किया 200 करोड़ हाथ में रोजगार कैसे मिलेगा? आपकी बात सही है। इसका मतलब सिर्फ यही है कि मोदी के फेल होने का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, ऐसा है कि मोदी जो है या कोई है, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे आप राजीव गांधी हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, ये तो अनवरत हमारी लड़ाई चल रही है। इसमें व्यक्ति का सवाल नहीं है। हम ये मान रहे हैं कि आप कहीं, अब आप बताइए, कभी 68 बरस में ये बात हुआ कि ताजमहल की जगह कोई मंदिर था? ये ऐसी बेहूदी बात है जिसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये भी किसी ने नहीं कहा था कि वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। हम कह रहा हूँ, ये भी नहीं किसी ने कहा था। मैं कह रहा हूँ कि वो लोग कह रहे हैं तो वो अल्पमत में उनसे कुछ नहीं हो सकता। ये बहुमत का जो समाज है, इसी की जिम्मेदारी है कि सबको लेकर चलना। और ये देश जो है वो आप कहते हैं हिंदू, 1 करोड़ तो जात है आप में, 1 करोड़ जात है आपके भीतर से, लोग जाते अंदर आ ही नहीं सकते। तो ये किसने बनाया? इसको बदलो के इरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। यदि हिंदू की बात कर रहे हैं ये बहुत ज्यादा, तो हिंदू एक क्यों नहीं है भाई? 2% राजपूत है, आपने हजारों साल से कह दिया यही बहादुर है। 1% औरत। प्लेटफॉर्म जरा खोल रहे हैं लोगों के लिए, लेकिन एक कमेंट के साथ खोलना चाह रहे हैं इस पे। क्या आप बातें नहीं सुनते इसलिए बोला? नहीं, हम लोगों के भी सवाल आएंगे। हम उस देखिए सवाल यहाँ पर पूरा कर दीजिए। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। 2% राजपूत है, 1% महिला निकल गई, 1% जवान निकल गया, बूढ़ा निकल गया, और 1/3 बच्चे निकल गए। ये इतने बड़े देश में युद्ध लड़ सकते हैं? हमेशा हारने का काम किया। ये कास्ट सिस्टम के कारण हुआ। ये सबसे बड़ी बीमारी है, हिंदू को एकता कर रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, कभी ने कहा कि एरेडिकेट द कास्ट सिस्टम। जयप्रकाश जी ने कहा, लोहिया जी ने कहा, गांधी जी ने कहा। इस देश में कितने लोग हैं? तो जो सबसे बड़ी बीमारी है 200 करोड़, क्यों रोजगार का रोड मैप बता रहे हैं? आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ है। यानी आप नहीं, वो पॉजिटिव लग रहा है लोगों को। नहीं, आप ये कह रहे हैं आपके पास आप कह रहे हैं लव जिहाद। अरे भाई, दुनिया में कभी प्रेम पर मोहब्बत पर कोई पहरा लगा? ये कह रहे हैं लव जिहाद। ऐसी ऐसी बात लेके आ रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं इस देश के बुनियादी समस्याओं से। किसान है, देखिए बुनियादी समस्याओं की बात कर रहे हो आप और नहीं, आप देखिए दो बातें यहाँ पे जरूरी है। एक तो आप व्यक्तिगत बात को मत बढ़ाइए, ये राजनीति को, कि मोदी के साथ या मोदी के खिलाफ। दूसरी बात यह है कि जो धर्मांतरण की बात है या बाकी जितने भी सांप्रदायिक बातें हैं वो रही अपने जगह पर, जिसका विरोध तो होता रहा, होएगा और ज़मीन पर हो रहा है। लेकिन आप जिस बात को जिक्र किए हैं कि जो 1991 के बाद जो नौजवान है देश के, उनकी रुझान बदल गई। वो चाहता है विकास, वो चाहता है अपने लिए मतलब कुछ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। ये बात बिल्कुल सही है, वो चाहता है ये सब कुछ, लेकिन मिलेगा या नहीं ये है सवाल। मिलेगा या नहीं ये सवाल सुन लीजिए आप और वहीं पर हम तीनों का या हम सब लोगों की प्रासंगिकता है। सवाल मुद्दा है बेरोजगारी का, सवाल मुद्दा है मतलब आपके आर्थिक विकास का, सवाल मुद्दा है किसान जिंदा रहेगा या आत्महत्या करते जाएगा। ये इन सवालों के जवाब कहाँ पे मिल रहे हैं? जैसे लालू जी कह रहे हैं बिल्कुल सही, ये डाइवर्ट कर रहे हैं ये पूरे के पूरे कम्युनल सवालों पे। अगर बेसिक मुद्दा है, अब ये भी सुन लीजिए, अगर यही इसी परिभाषा में बात हो रही है, उनका आज मानना है कि उनका अश्वमेध यज्ञ चल रहा है, उनका सफ़ेद घोड़ा जो है वो दौड़ रही है, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं। और अगर जरा पानी पिला दीजिए अमर सिंह जी को। हाँ, और अरे वो अमर सिंह जी का फाइल है। हाँ, आपका नहीं।
पास फाइल नहीं रहता। अब नहीं, मेरी बात तो समझ लीजिए कि देखिए, अगर उनका ये भ्रम है या आपका भी है, मीडिया का भी, कि कोई एक अश्वमेध यज्ञ चल रहा है मोदी साहब का और उनका जो है सफेद घोड़ा घूम रहा है देश में, उस पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं है। यकीनन। अब ये बात अगर करें, याद रखिएगा कि रामायण के अंदर राम जी भी अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उनके सफेद घोड़ा पे अंकुश लगा, 2 जुड़वे भाई लगाए, लव और कुश। आज जो समस्या हम लोग उठा रहे हैं उसके भी 2 राजनीतिक जुड़वे भाई अपनी ही देश की जनता के हिस्सा है। एक है आपका मेहनत कश किसान जिसका हसुआ चल रहा है, और दूसरा है आपका मजदूर जिसका हथौड़ा चल रहा है। और हसुआ, हथौड़ा, लाल झंडा, ये और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, ये है जुड़वे भाई जो इस अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोकेंगे, और रोकेंगे जनता के सवालों पे, ना कि इस भ्रमित सवालों पे, लोगेंगे जनता के वास्तविक। देखिए, एक वक्त अडवाणी का निकला था तो लव कुश के तौर पे मुलायम जी और लालू जी थे, ये उस समय खूब कहा गया और रोक भी दिया गया था, रथ को रोक भी दिया गया था, ये भी एक सच है। हम सवाल है इस दौर में गवर्नेंस, डेवलपमेंट, बहुमत, ये सारे सवाल, जनादेश, ये सारे सवाल आ गए हैं लोगों के सामने, लेकिन हम मंच जरा खोलना चाह रहे हैं कि जो सवाल है, माइक दिया जाए और सवाल एक एक करके लें। सर, पिछले 6 महीने से इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है और कुछ डेटा है जो एक पब्लिक डेटा है। सीधा सवाल अगर कर दें, किसी व्यक्ति से कर रहे हैं, बस सिंपल जी। किनसे पूछ रहे हैं? येचुरी साहब से जी। जीडीपी ग्रोथ बढ़ा है, इन्फ्लेशन कम हुआ है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ा है, स्टॉक मार्केट, शायद शब्द आपको पसंद ना हो, स्टॉक मार्केट बढ़ी है, उसके थ्रू इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा रेज करता है, लोगों को रोजगार देता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं, लोग 9 बजे सुबह ऑफिस पहुंचने लग गए हैं। मोदी साहब को थोड़ा बहुत क्रेडिट आप देना चाहेंगे? ये जानना चाहूंगा मैं। देखिए साहब, ये आंकड़े जो आप बता रहे हैं, मैं उसी आंकड़े को कह रहा हूँ गलत है। आप ये इस क्वार्टर में देखिए, इस क्वार्टर के अंदर जो आपकी जीडीपी की ग्रोथ घटी है, पिछला क्वार्टर की बात कर रहे हो, उस क्वार्टर के अंदर तकरीबन 1.5 महीने से ज्यादा जो है वो यूपीए की सरकार थी। तो इस क्वार्टर में जो उनका पहला क्वार्टर है, जीडीपी का रेट घटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ा है, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ा है, इसलिए रिजर्व बैंक ने खुद कहा कि वो जो है इंटरेस्ट रेट्स नहीं घटाएंगे। इन्फ्लेशन का मतलब समझिए आप, इन्फ्लेशन है जिस दर पर महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन घटने का मतलब दाम नहीं घटे हैं, दाम बढ़ने का रफ्तार घटा है। तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपकी बेरोजगारी के आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं, आपका ग्रोथ रेट जो है घटा है। सेंसेक्स कितना भी बढ़ते जाए, आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट आज 0.1%। इंडस्ट्रियल आईआईपी का आप इंडेक्स निकाल के देखिए, आप उसके अंदर गिरावट है जनाब। आप लेटेस्ट सीएसओ का डेटा निकाल के देखिए, उसके अंदर गिरावट है। और ये भी एक गलत ये रुझान होगा कि 3 महीने 6 महीने के हिसाब से आप कह दीजिए बढ़ोतरी हो गई इकोनॉमी में या कमती हो गई। ये कोई इस तरह आंकड़ा नहीं। अच्छे दिन का नारा जो है वो मतलब इस 6 महीने में लगता है अच्छे दिन के नारा पार्लियामेंट में भी हमें कहना पड़ा, लेकिन शायद थोड़ा जल्दी कहा, लेकिन वो आ ही जाएगा। याद है पुराना किशोर कुमार का एक गाना था, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, कोई लौटा दे मुझे बीते हुए दिन, याद है गाना? वो गाना धीरे धीरे से लोग गुनगुनाएंगे। अमर सिंह जी, हमारे बड़े पुराने मित्र येचुरी जी हैं और लालू जी का मैं बहुत हृदय से आदर करता हूं, और शरद जी हमारे वरिष्ठ हैं। मेरे इस सीट पर आप बैठे हैं। आपने अपनी कुर्सी छोड़ दी, मेरे लिए बहुत धन्यवाद। तो जीवन भर ये सही है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी और सीताराम येचुरी जी कम से कम इन लोगों के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने कभी भी स्वप्न में भी विकट से विकट परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति नहीं की। और मैंने भी अपने 2 दशक के सक्रिय राजनीतिक जीवन में गैर भाजपाई राजनीति की है। लेकिन मैं बड़े आदर से जानना चाहता हूं कि मौसम विज्ञान की बात और मौसम वैज्ञानिकों की बात आदरणीय लालू जी ने की है।
रामविलास पासवान जी जब पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने मियां मुशर्रफ से कहा कि मैं वही रामविलास हूं जिसने गुजरात के दंगों के बाद मोदी की सरकार छोड़ दी। ये भी सच है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। आज जो गठबंधन और महागठबंधन बन रहा है उसमें क्या ऐसे कई लोग नहीं हैं। माननीय नीतीश कुमार जी जिन्होंने मोदी जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत दिनों तक काम किया, या देवगौड़ा जी नहीं है जिनके सुपुत्र ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल करके सरकार तक चलाई है। और चूंकि एक गाना और उसकी पंक्ति सुना दी है येचुरी जी ने, तो उन मौसम वैज्ञानिकों के बारे में आदरणीय लालू जी आपका क्या ख्याल है कि जब भी जी चाहे नए चेहरे लगा लेते हैं लोग, एक चेहरे पर कई चेहरे लगा देते हैं लोग, तो क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। अमर सिंह जी, ये संकेत है कि आप भी जा रहे हैं? देखिए, मैं दैनिक सार्वजनिक रूप से रिकॉर्ड कर रहा हूं कि मैं 1 दशक तक मिलेगा भी तो कोई पद नहीं लूंगा। मैं जीवित हूं, ये अपने आप में एक अलौकिक चमत्कार है। मेरे गुर्दे नहीं हैं, मेरी आंतें नहीं हैं, उड़ते जहाज से गिर गया, शुगर लो होने से 4 दिन तक कोमा में चला गया, तो मैं जीवित हूं, मैं अपने जीवन का आनंद ले रहा हूं, मैं अपने उपार्जित अवकाश पर हूं। लेकिन जब तक शरीर चल रहा है तब तक तो मैं यही कहूंगा, कोई साथ न दे मेरा, चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं, जलना मुझे आता है। चलिए, हम बस खत्म कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल लालू जी आपसे, एक आखिरी सवाल पूछ रहे हैं कि इस दौर में आपकी मुलाकात राहुल गांधी से हुई? नहीं, कोई मुलाकात नहीं हुई। आपकी इच्छा नहीं हुई? पूछिए, आपने वो पन्ना फाड़ के गड़बड़ कर दिया? आप बात सुनिए ना, फट गया सो फट गया। बात एक ही बात, देखिए, कोई भी आप सज्जन जो पूछ रहे थे ग्रोथ रेट बढ़ गया, क्या नाम है आपका? हैं? जिंदल ग्रुप के हैं? नहीं, इंडिपेंडेंट हैं कि ग्रुप के हैं? इंडिपेंडेंट। अच्छा, ठीक है। हाँ, थैंक यू। देखिए, कोई भी सरकार का मापदंड होता है कि जो बैकबेंचर है, जो गरीब है और लोग है, ये 3 क्षेत्र में पता कर लीजिएगा। हो सकता है कि हमको गलत, लेकिन हिंदू का रिपोर्ट है। हिंदू, आज भी हिंदू अखबार सच्चाई के से डगमग नहीं होता, पूरा डिटेल निकला है उसमें। शिक्षा बजट में कटौती हुआ है 11,000 करोड़। ये कैसे बढ़ेगा देश? और पंचायती राज, ग्रामीण एवं सैनिटेशन में कटौती हुआ है 25%। जो बजट था, यहाँ साफ और सफाई की, स्वच्छ भारत की जो बात, निर्मल भारत जो कांग्रेस का था पहले ही से, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूँ, चाहे मानिए या नहीं मानिए, जो इशू पर आप आए थे वो होना नहीं आपसे, तो डाइवर्ट कर रहे हैं। सफाई, इधर उधर, स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर हमारा, उस पर कटौती हुआ है 7,000 करोड़। अब कैसे आगे जाने की बात करते हैं? रेलवे को 100% FDI, इंश्योरेंस को, और हमारे डिफेंस को। हमारे डिफेंस में बाहर का आदमी आएगा, क्या हमें बनाना है, क्या बन रहा है, क्या ये लीक नहीं होगा? क्या खरीदेंगे हम? और वातावरण आपका ठीक नहीं है। आप देश में जहाँ पीस नहीं रहेगा, सब तबका खुश नहीं रहेगा, और एक तबका को मजबूती के साथ आप दरकिनारा करके हिंदू वोट को आप चाहते हैं कि हम रखें, इंटैक्ट रखें, ये देश का सत्यानाश आप कर रहे हैं, और सभी लोगों का। इसलिए इस सरकार का जो ना कोई दिशा है, दशा तो बहुत खराब है, और कोई दिशा नहीं है, और इनसे उम्मीद नहीं करना चाहिए। और निश्चित रूप से भाई अमर सिंह जी ने जो जिन बातों की तरफ इशारा किया, मैं मुख्यमंत्री था बिहार में, बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और खूब ठोक ठठाक है। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने उसके पहले दोहरी सदस्यता
कि आरएसएस भी रहोगे, परेड में भी जाओगे और जनता पार्टी के सदस्य रहोगे, नहीं चलेगा। फिर हम लोगों ने काफ़ी राजनारायण जी, चौधरी साहब, सारे लोग मिलकर चरण नहीं तो चुनाव याद, हाँ भदौरिया जी, वो आप इतिहास को आप याद करिए। और खूब जानते हुए अगर हम लोगों का कोई अलाइनमेंट रहता, किसी नेता का बीजेपी के प्रति प्रेम रहता, तो आडवाणी जी के राम रथ को मैं नहीं रोकता। हम खूब जानते थे कि जिस दिन रोकेंगे उस दिन हमारी दिल्ली की सरकार चली जाएगी। हमने वहाँ मार पकड़ा और इधर ऐसा छक्का वहाँ मारा कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट आउट हो गई, वीपी सिंह आउट हो गए। तो हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया है। हमको दर्द है इस देश के गरीबों से, सभी तबका के लोगों से, और माइनॉरिटी को डरवा के, मुस्लिम को डरवा के और ढोंग रच करके आप चाहिएगा कि देश चला लेंगे, ये नामुमकिन है। साथ लेके सबको आप डूबिएगा और डुबाइएगा। इसलिए हम लोग खूब ठोक टेटा के, देयर इज नाउ नो ईगो प्रॉब्लम, हमारे अंदर कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। आप पूछ रहे थे शरद जी आपको क्या बोलते थे, लालू क्या बोलते थे, नीतीश क्या बोलते थे, सब क्या बोलते थे, खत्म हो गया। अब ईगो प्रॉब्लम खत्म, हम मिलके हम इकट्ठा होना चाहते हैं और सबको जोड़ना चाहते हैं। अब माननीय मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने अधिकृत किया है, आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया कि आपको कम से 22 को धरना भी है ना, और उससे बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, हमने कह दिया ना 22 को जंतर मंतर पर हम लोग बैठ रहे हैं। काला धन लाओ, किसान के हालात, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी परिपत्र निकाला कि कोई बहाली नहीं होगी, और सारे राज्य में हम दौरा करेंगे। हम लोग जितना ही बैलून में झूठ का हवा था सब हवा निकाल देंगे हम लोग। हाँ, हाँ, ये लोग आ रहे हैं, साथ नहीं है, नहीं लड़ते लड़ते साथ हो जाएंगे, लड़ते लड़ते हो जाएंगे। देखिए, लड़ते लड़ते साथ रहे, ये भी जानते हैं जितना रोल सुरजीत साहब ने प्ले किया था इन सभी सरकारों के जिक्र, ये जो लालू ज्योति बाबू जो रोल प्ले किए थे, याद रखिएगा हमारा एक पेटेंट है, हम पेटेंट में बिलीव नहीं करते, लेकिन एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है वो सीपीएम का है, वो है आउटसाइड सपोर्ट। ये आउटसाइड सपोर्ट का कोई ये कॉन्सेप्ट अपने देश के अंदर हमारे अलावा किसी ने लाया नहीं, ना लाएगा। सरकार में जाएंगे नहीं, बनाएंगे इनको, वो अलग बात है। बंगाल में ये रोकने के लिए ममता के पीछे खड़े हो जाएंगे। अरे जो भी मैं येचुरी जी आपकी इस बात का सहमत करता हूं जी, क्योंकि जब ज्योति बसु और आप और हम जी और मुलायम सिंह जी एक साथ थे, और ये जो विघटन हुआ ये आपकी वजह से नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने तय किया था कि और जाके समर्थन भी दे दिया था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए नारायण साहब को। उसके बाद बदले, समझा मैं, याद है, उसके बाद बदले हम, हाँ बिल्कुल, मुलायम सिंह जी बदले और हमने कलाम कर दिया जो कि एनडीए का था। इसकी वजह से विघटन हुआ और विश्वसनीयता की कमी हुई, नहीं तो तब तक हम लोग एक साथ थे और वामपंथी भी साथ थे। और हम तो बहुत सारे संकेत निकल रहे हैं ये आने वाले वक्त के लिए, हर के घाव अपने घाव हो गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया।